हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जो बीएससी सेकंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोल या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ 1,2-डायोल, जिसपे 2 पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यानी कि 2 पार्ट्स में रिएक्शंस हैं वो मैंने बता दी हैं, कुछ रिएक्शंस हैं वो हम कर चुके हैं और कुछ रिएक्शंस हैं जो बची हुई हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस की यदि मैं बात करूं तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, कुछ रिएक्शंस मैंने बताया कि हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है वो आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कि किस तरह से जो हमारा ग्लाइकोल होता है उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। और डिहाइड्रेशन हम कैसे करा सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम वो भी ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज किया है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसकी नेचर है वो अफेक्ट करती है कि डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे होती है कि सारी की सारी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है वो हाई टेम्परेचर पे होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि यदि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर वैल्यू ध्यान नहीं रहती तो आप क्या करोगे कि ऑलवेज रिएक्शन का जो एरो होता है उस पर डेल्टा लिख दो। दैट मीन्स कि रिएक्शन है वो अपनी हाई टेम्परेचर पे हो रही है। अब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों होती है? तो देखिए इसे आप जनरल से कोरिलेट कर सकते हो। सर्दियों में किसी की बॉडी में, जनरल केसेस में सर्दियों में किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशन होते नहीं देखा ना, लेकिन गर्मियों में तो मोस्ट ऑफ सभी में होता रहता है डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कंपाउंड्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सभी में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है तो डिहाइड्रेशन है वो हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो इजिली प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है, लेकिन यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, साथ में दूसरी चीज क्या डालनी पड़ेगी? रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे हमें प्रोसीड कराना होता है, तब यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं। और H2O के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होने से कौन कौन से प्रोडक्ट्स की यहाँ से फॉर्मेशन होती है वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं रिएक्शन के कुछ। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है अपना ग्लाइकोल। सिंपली मैंने यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स वो प्लेस नहीं किए हैं क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक अब कोई यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रहता होगा कि यहाँ पे यदि हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर आपको यदि एग्जाम्पल्स और बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ सकते हो। मैंने सिंपली अपना जो इथिलीन ग्लाइकोल लिया है वो ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस। ये अपना मैंने लिया 1,2-डायोल या फिर इथिलीन ग्लाइकोल। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ZnCl2, ZnCl2 अपना क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए यहाँ से आपको ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। ZnCl2 कहीं पे भी लिखा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। तो आपको बार बार रिएक्शंस को नहीं रटना, आपको क्या याद रखना है? रिएजेंट याद रखना है कि रिएजेंट का फंक्शन क्या है। ZnCl2 वो यहाँ पे भी वही फंक्शन करेगा, किसी अदर रिएक्शन में भी इसका फंक्शन है वो सेम ही रहने वाला है। ये यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करेगा और ये किसी दूसरी रिएक्शन में भी डिहाइड्रेशन ही करेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं उस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ना कि आप रिएक्शन को रटने बैठो। उससे बेटर होता है कि आप रिएजेंट्स पे स्टडी करो कि हाँ ये रिएजेंट है, इसका ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो ZnCl2 वो अपना क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, साथ में हमने क्या लिया है? हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है H2O के मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट होने हैं। तो यहाँ से देखिए H2O के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। अब होंगे किस तरह से वो चीज हमें देखनी है, किस तरह से यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो देखिए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड को ओपन करके लिख के दिखाती हूँ कि यहाँ से अपना क्या है? CH2OH है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल है, ये किसकी फॉर्म में जाएगा? OH नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। तो अब हाइड्रोक्सिल को यदि कन्वर्ट होना है H2O में तो इसे क्या चाहिए? एक H पॉजिटिव और चाहिए। तो ये H पॉजिटिव कहाँ से लेके आएगा? तो देखिए H पॉजिटिव कहाँ से आता है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से तो क्या गया अपना? OH नेगेटिव गया। ठीक है, OH नेगेटिव चला गया। OH नेगेटिव जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्बन है, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है। अब ये दोनों हाइड्रोजन हैं, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन जो होता है उसे हम एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर 1,2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक कार्बन से
से देखिए क्या जा रहा है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहां पे ये वाले एग्जांपल्स देखे हैं। यहाँ से एक कार्बन से कौन जा रहा है, हाइड्रोक्सिल जा रहा है, दूसरे कार्बन से कौन जा रहा है हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म वो यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हाइड्रोक्सिल गया और ये वाला हाइड्रोजन गया, H2O का मॉलिक्यूल निकला, दोनों कार्बन के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया। तो यहाँ से आफ्टर OH नेगेटिव एलिमिनेशन यहाँ से क्या बचता है, CH2 बचता है। देन अपना जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन के जाने के बाद बचता कौन है, HCHO बचता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कराएंगे रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट है वो किस तरह से कराते हैं, तो देखिए रीअरेंजमेंट किस तरह से कराना है। सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है, कुछ इसी तरह से तो प्रेजेंट है ना, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट है, तो देखिए ये करेगा क्या, अभी क्या होने वाला है यहाँ से वो चीज हमें देखनी है। तो अभी होगा क्या कि यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहाँ पे जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जाएंगे। ठीक है, यदि आप एक वे में देखते हो तो अभी ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट है। इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट है, सभी को समझ आ रहा है किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। प्लस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इसे क्या बोल सकते हैं, इन प्लस ओल, इनॉल फॉर्म बोल सकते हैं। और इनॉल फॉर्म इज नॉट स्टेबल, ये चीज भी पता होती है, इनॉल फॉर्म है वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, देन कीटो में करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम शिफ्ट करते हैं पीछे की तरफ। तो ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन जैसे ही होती है यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक करेगा और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। कार्बन पे चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। यहाँ से कौन एलिमिनेट हुआ है, H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ है, और ये H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। जो अभी CH2 था वो कन्वर्ट किस में हुआ, CH3 में। जो अभी HCOH था वो कन्वर्ट किस में हुआ, CHO में। यानी कि ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या फॉर्म होता है, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए क्वेश्चंस है, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछ ली जाती है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन से वो पूछी नहीं जाती। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम ग्लाइकोल। तो आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करानी है ZnCl2 की प्रेजेंस में। यहाँ से आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो अपना ZnCl2 है वो ही लेना है, तभी यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यदि आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट कुछ और ही ऑब्टेन होने वाला है, एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज किया है। ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो अभी भी कौन सा है, ग्लाइकोल ही है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज कर दिया। इस बार हमने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया है, और डाइल्यूट H2SO4 है वो भी अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जिसे हम मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में यूज करते हैं। काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो अपना इस बार क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोल की, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 1,4-डाइऑक्सेन की। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट क्या होता है, 1,4-डाइऑक्सेन होता है। यदि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर 1,4-डाइऑक्सेन फ्रॉम ग्लाइकोल, देन आप कौन सा करोगे, ये वाली रिएक्शन आपको लिखनी होती है। और यदि एसिटाल्डिहाइड का प्रिपरेशन पूछा जाता है ग्लाइकोल से, देन आपको रिएक्शन कौन सी करनी होती है, ऊपर वाली रिएक्शन करनी होती है। आपका रिएक्टेंट दोनों ही रिएक्शंस में कौन है, ग्लाइकोल है, बट डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। तो हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोल के, वो रख लिए। अब दो मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोल के रखे हैं तो आपको देखते ही समझ आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे H2 का एलिमिनेशन होता है, CH2OH CH2OH। ठीक है, यहाँ से भी सेम मॉलिक्यूल है अपना। तो देखिए यहाँ से हमने जो डाइल्यूट H2SO4 यूज किया है उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो सिंपल रिएक्शन है वो एक बार के लिए बता दूं, देन मैं आपको डाइल्यूट H2SO4 का यूज है वो बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से तो कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, दूसरे से कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। यहाँ से जब चला गया H पॉजिटिव तो यहाँ पे बचेगा क्या, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन पे और नेगेटिव बचेगा। ठीक है, जब यहाँ से चला गया OH नेगेटिव तो कार्बन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। चीज समझ आ रही है।
सिमिलर चीज यहाँ पे भी हैपन होने वाली है। यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बचेगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव सब वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए CH2 के साथ में बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, बना रहा है ऑक्सीजन बॉन्ड। देन क्या अपना CH2 अगेन, देन क्या O नेगेटिव है और ये O नेगेटिव अगेन दूसरे CH2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और ये अपना क्या होता है 1,4 डाइऑक्सेन होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1,4 डाइऑक्सेन लिख सकते हैं। 1,4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन सब वो प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं 1,4 डाइऑक्सेन लिखते हैं, ठीक है। जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपना होता है और एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है। डाइऑक्सेन है वो हम बहुत सी रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आएगी, यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका यूज कहाँ पे होता है, सॉल्वेंट में यहाँ पे इसका यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने H2SO4 यूज किया है उसका क्या फंक्शन होता है। तो H2SO4 का फंक्शन है वो यहाँ से क्या होता है, देखिए H2SO4 है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और H पॉजिटिव को जब H2SO4 अपना रिलीज करता है तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसा होता है। H पॉजिटिव है वो जाके अटैक कहाँ पे करेंगे, कोई भी H पॉजिटिव है वो अटैक कहाँ पे करेगा, ऑलवेज ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे H पॉजिटिव का अटैक होता है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज नॉट स्टेबल, सो ये क्या करेगा यहाँ से H2O का एलिमिनेशन करेगा। इस तरह से रिएक्शन की एक्चुअल मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देते हैं। बाकी H2SO4 है वो करता क्या है, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस है वो प्रोवाइड कराता है ताकि रिएक्शन है वो इनिशिएट हो सके, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दूसरी रिएक्शन। यहाँ से प्रोडक्ट क्या आता है अपना 1,4 डाइऑक्सेन आता है। अब जो थर्ड रिएक्शन आती है वो हमें देखनी है कि थर्ड रिएक्शन में किस तरह से यहाँ पे कौन सा हमें रिएक्टेंट लेना और क्या यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो देखिए हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोल की। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिएक्टेंट तो कौन सा लेना है, ग्लाइकोल ही लेना है। लेकिन इस बार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस बार हम यहाँ से ओनली टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करा रहे होते हैं और टेम्परेचर हमने यहाँ पे बहुत हाई रखा हुआ है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। देखिए आपने यदि बात करें तो गर्मी के मौसम में मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर वो कितना जाता है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बहुत ज्यादा जिस दिन गर्मी होती है तब जाता है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हाई टेम्परेचर है वो इस रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इतने टेम्परेचर पे आई थिंक किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की नीड है वो नहीं होती, किसी को नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो अपना ग्लाइकोल है वो क्या करेगा, जब हम इसे हीट करते हैं ऑन द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और ये आपस में ही दोनों के दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो रिएक्ट करते हैं, H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट करता है और फॉर्मेशन किसकी होती है, इपॉक्साइड की होती है। इपॉक्साइड अपना क्या होता है, 3 membered ring which containing oxygen atom as a heteroatom is known as epoxide ring, ठीक है। तो यहाँ से इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम अलग अलग कंडीशंस पे डिफरेंट कंडीशंस पे हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा रहे होते हैं ग्लाइकोल की, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो भी डिफरेंट ऑब्टेन होते हैं। ये आपने तीनों रिएक्शंस में देखा है। हमने सिर्फ रिएक्शन कंडीशन चेंज की है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमने हर रिएक्शन में सिमिलर रखा है, लेकिन प्रोडक्ट है वो हर बार डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन कंडीशन पे और रिएजेंट पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी वो आती है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमें क्या करना है, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करानी है। और ये वाली रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका काफी ज्यादा यूज होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका प्रोटेक्शन है वो हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा के कर सकते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कौन सा लेते हैं जनरली,
अपना एल्डिहाइड और कीटोन दो ही कंपाउंड्स रखते हैं यहाँ से, या तो हम क्या रखेंगे एल्डिहाइड रखेंगे या हम क्या रखेंगे कीटोन रखेंगे। तो दोनों ही रख के हम रिएक्शंस करा के देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से ऑब्टेन होने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनिशियली हमें लेना क्या होता है, अपना ग्लाइकोल लेना होता है, CH2OH। ये अपना कौन हो गया, ग्लाइकोल हो गया। इसके बाद हमें लेना क्या है, एक बार के लिए चलो हम रख लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड हमने रखा है, यहाँ पे आप फॉर्मल्डिहाइड जो भी आपका मन करे कोई भी आप एल्डिहाइड रख सकते हो, लेकिन रखना क्या होता है, ऑलवेज एल्डिहाइड ही रखना होता है। जब हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कौन सी लगेगी, कंडेंसेशन रिएक्शन लगेगी। कंडेंसेशन रिएक्शन लगती है, और कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इवॉल्व हो रहे होते हैं या फिर एलिमिनेट कर रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन लगेगी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज और बताई थी कि कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक पॉइंट और भी बताया है कि मोस्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस में जो एलिमिनेट करने वाला स्मॉल मॉलिक्यूल है वो कौन होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, H2O ही एलिमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में और कंडेंसेशन रिएक्शन में ह्यूज डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है, देखिए वहां पे भी H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है, यहाँ पे भी H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करा रहे हैं। या फिर क्या होता है वहां पे कि या तो हम क्या करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कराते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। नॉर्मल कंडीशंस में जब दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं और वहां से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो हम उसे कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ आया होगा आई थिंक, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन का। ठीक है, दोनों में ही H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिहाइड्रेशन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, लेकिन जो अपनी कंडेंसेशन रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशंस में हो रही होती है, जहां पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट करता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होने वाली है। तो यहाँ से देखिए जिस तरह से मैंने मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन लिखा है, इजीली विजिबल होगा आप लोगों को कहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ से माइनस होता है H2O का मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देखिए हमें वो चीज देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बना, अपना CH2 है वो एज इट इज रहेगा, देन अगेन CH2 है वो एज इट इज रहता है, इनके साथ कौन लगा हुआ है, एक एक ऑक्सीजन एज इट इज है। अब इन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन करेगा, यहाँ से देखिए ये वाला ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी ये ऑक्सीजन जब जा चुका है तो अब इस कार्बन की दो वैलेंसीज हैं वो वैकेंट हैं, तो ये किससे पूरी करेगा, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ के करेगा। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह का जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, अपना CH3 और H जुड़ा हुआ है। तो ये जो अपना कंपाउंड फॉर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटैल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एसीटैल बोल रहे होते हैं। अब एसीटैल है, इसमें हम कराते क्या है, जनरल जो रिएक्शन है वो क्या होती है वो चीज हमें देखनी है। तो एसीटैल की फॉर्मेशन है वो किससे होती है, कि आपको कोई भी या तो अल्कोहल ले लेना है। ठीक है, अल्कोहल के साथ में यदि आप कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, अल्कोहल के साथ में यदि आप कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होने वाला है, एसीटैल होने वाला है। ठीक है, अल्कोहल प्लस कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट एसीटैल फॉर्म होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन बता रही हूँ कि जहां कहीं पे आपको करना होता है कि हमने कार्बोनिल ग्रुप तो लिया है, कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन हमने ये सोचा कि रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, यही रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन में आगे यूज भी होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें क्या करना है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमें इस फंक्शनल ग्रुप को बचा के रखना है किसी भी रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, ये एसीटैल की फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो एसीटैल की रिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ओपन होती है। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये ओपन होती है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होने वाली। आप चाहे कोई भी रिएजेंट लगाए जाओ, कोई भी कितना भी हार्ड रिएजेंट यहाँ पे अप्लाई कर लो, जब तक आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो करते क्या है कि पहले यहाँ पे ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके एसीटैल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब जैसे ही अपनी जो चाह रहे थे वो रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के और फिर से इसे कार्बोनिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन होती किसकी प्रेजेंस में है, यहाँ पे सिर्फ आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ही इस एसीटैल की रिंग को ओपन कर सकते हो और आपके पास कोई चांस नहीं होता।
ठीक है, ये वाली रिएक्शन समझ आई। अब इसके बाद दूसरी हम यहाँ पे कीटोन रख सकते हैं, चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ से हमने अगेन कंपाउंड क्या लिया अपना, ग्लाइकोल लिया है, CH2OH, CH2OH, ये हो गया अपना ग्लाइकोल। इस बार हमें क्या लेना है, कीटोन लेना है। तो चाहे कीटोन लें चाहे एल्डिहाइड लें, अपने पास तो वही चीज रहनी है। हमें तो रिएक्शन किसकी करानी है, सिर्फ कार्बोनिल की करानी है, हमें तो सिर्फ ये वाला इतना ग्रुप चाहिए, बाकी पीछे कुछ भी हो हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन -H2O, और फॉर्मेशन किसकी होती है, CH2, CH2O, CS3, CS3। ठीक है, तो यहां से जो कंपाउंड बना इसे हम क्या बोलते हैं, कीटैल बोलते हैं। जब हमने एल्डिहाइड यूज किया होता है तो हम उसे एसिटैल बोलते हैं, जब हमने कीटोन यूज किया होता है तो हम इसे कीटैल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिलैक्सेशन पॉइंट ये होता है कि आपको यदि कीटैल है या फिर एसिटैल है, दो नाम याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो IUPAC ने एसिटैल और कीटैल दोनों को एक ही माना है। आप इस वाले कंपाउंड को भी एसिटैल लिख सकते हो, आपका जो आंसर है वो राइट माना जाएगा, इसे आप रॉन्ग नहीं कर सकते, कोई भी टीचर इसे रॉन्ग नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है ना सिस्टम अपना, उसने इसको अप्रूवल दिया हुआ है कि आप इसे एसिटैल लिखो कीटैल लिखो, ये दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हाँ ये कीटैल ही है, नहीं, ये एसिटैल भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे एसिटैल भी लिख सकते हो, कीटैल भी लिख सकते हो, इतना यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। अब देखिए अगेन हमने क्या किया है, दोनों की रिएक्शन कराई है, सिर्फ कार्बोनिल जो अपना ग्रुप है उसने रिएक्ट किया और फॉर्मेशन किसकी की, यहाँ से एसिटैल या फिर कीटैल कंपाउंड की फॉर्मेशन की है। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना ग्लाइकोल होता है उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो यहाँ से खत्म होती हैं। तो इसके बाद सिर्फ एक रिएक्शन यहाँ पे बचती है और वो रिएक्शन है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो उस रिएक्शन का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।